नमस्कार साथियों, मैं ओम प्रकाश कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ओम प्रकाश कुमार साइंस टीचर में। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यमान संख्या और मोल अवधारणा। ये कक्षा 9 का एक तीसरा पार्ट है, उसका एक टॉपिक है ये। तो आइए हम सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, वास्तव में देखा जाए तो बड़ा मूल जो टॉपिक रहेगा वो मोल अवधारणा ही रहेगी, लेकिन मोल को समझने के लिए हमें द्रव्यमान संख्या को समझना होगा। और द्रव्यमान संख्या को समझने के लिए मेरा एक वीडियो है और मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से पहले वो वीडियो देख लें तो आपको ये भी याद हो जाएगा। वैसे भी मैं आपको बता दूं, ये दुनिया है वो पेन से बनी हुई है। पेन तो तलवार की ताकत से भी तेज ताकत होती है, कलम की ताकत पेन। यहाँ वास्तव में ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये तीन प्रकार के कण हैं। P4 होता है प्रोटॉन, E4 होता है इलेक्ट्रॉन और N4 होता है न्यूट्रॉन। हम जानते हैं कि किसी परमाणु को बनाने में इन तीन अपरमाणु कणों का योगदान होता है। इसमें से प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, वो तो नाभिक में स्थिर रहते हैं और कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। अगर इनके द्रव्यमान की बात की जाए तो इसका द्रव्यमान नगण्य होता है, बहुत कम, इनकी तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए इसको छोड़ दिया जाता है, काउंट नहीं किया जाता है। काउंट किया जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अर्थात अगर प्रोटॉनों की और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास में द्रव्यमान संख्या आ जाती है, इसकी संख्या। और ये सबके लिए फिक्स होता है। जैसे मैं कुछ तत्वों की द्रव्यमान संख्या यहाँ पे साइड में लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है 1, और अगर जैसे हीलियम की बात करें तो होती है 4। सबकी लिखी जा सकती है, कुछ मोस्ट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे कार्बन की 6 होती है, नाइट्रोजन की 6 नहीं 12 होती है, 6 तो परमाणु क्रमांक है। नाइट्रोजन का 14 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा, जैसे सोडियम का 23 होगा और क्लोरीन का 35.5 होगा, कैल्शियम का 40 होगा। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इनका, और वैसे याद भी इनको रखा जा सकता है। अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास में पानी है। अब इस पानी का ये एक अणु है, तो हम परमाणु का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, उसी प्रकार से अणु का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। क्योंकि हमें मालूम है कि ये पानी है तो इसके अंदर हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, कुल 3 परमाणु है। हाइड्रोजन के अंदर 1 परमाणु में होता है 1, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु में हो जाएंगे 2, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 2 × 1, ये तो हो गया हाइड्रोजन का। ये हाइड्रोजन के 2 हैं और 1 होता है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 × 16, क्योंकि ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। इस प्रकार से यानी एक तो संख्या लिख देंगे, एक यहाँ से संख्या अपन ले लेंगे, तो एक एक परमाणु हाइड्रोजन का निकाल लिया, ऑक्सीजन का निकाल लिया, तो कुल अपन निकालेंगे तो यहाँ पे आएगा 18, क्योंकि 2 + 16 आएंगे और ये 18 आ जाएगा। इस प्रकार से हम किसी अणु का द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूं, दूसरा और अमोनिया। इस अमोनिया का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी, यानी आणविक द्रव्यमान इसका कितना होगा। तो हमें मालूम है नाइट्रोजन का 1 है और इसका होता है, यहां से देख सकते हैं 14, प्लस मेरे पास में यहाँ पे ये 3 है और हाइड्रोजन का होता है 1, तो यहाँ पे 14 + 3 बराबर मेरे पास में हो गए 17। तो 17 इसको बोलेंगे एटॉमिक मास यूनिट, ये AMU है, और आजकल इसको शॉर्ट में सिर्फ यू ही बोलने लगे, 17 यूनिट। वैसे इसका पूरा नाम होता है एटॉमिक मास यूनिट, लेकिन ये एटॉमिक नहीं है, ये मॉलिक्यूलर का भी आ गया है। इसमें आणविक द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान भी ले सकते हैं, इसलिए सिर्फ यू ही लिखने लग गए। और हम किसी भी अणु का हो चाहे परमाणु को हो, उनका द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आते हैं मोल अवधारणा पे। देखो, सामान्य जानकारी ये है इसकी, मोल जो शब्द है, मोल शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है, और लैटिन भाषा का शब्द है मोलस, मोल्स बोल सकते हैं, मोल्स। इस मोल्स से ही बना है मोल। इस मोल शब्द का अर्थ होता है ढेर। जैसे हम कहीं पे जैसे गोबर डाल रहे हैं रोज, तो वहां पे बहुत सारा ढेर हो जाता है, तो यहाँ पे इस शब्द का अर्थ भी ढेर है। ढेर का तात्पर्य, जैसे मेरे पास में यहाँ पे बहुत सारे परमाणुओं का ये ढेर है, बहुत सारे अणुओं का ढेर है, तो इस ढेर में कितने परमाणु हैं, कितने अणु हैं, कितना इसका वजन होगा, इस बात की गणना की जाएगी, वो होगी मोल। ये शब्द सबसे पहले उपयोग किया था, उस वैज्ञानिक का नाम है ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड वैज्ञानिक ने इस शब्द का प्रयोग किया था। अब देखो, इसको समझने के लिए हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं। जैसे मैं लिखूं हाइड्रोजन, और अगर मैं ऑक्सीजन के बीच में क्रिया करवा देता हूं तो मेरे पास में पानी बनता है, H2O बनता है। अब देखो, डाल्टन ने बताया था कि जितने परमाणु भाग लेते हैं, जितने तो उतने के उतने ही परमाणु यहाँ पे बनते हैं। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है।
आप यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के 2 हैं तो इधर भी 2 आ गए, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर 1 है तो 1 इधर गया। हमें इसको संतुलित करना पड़ेगा, जितने इधर है उतने इधर करना पड़ेगा। तो इसको संतुलित करने के लिए मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, तो ये 2 ऑक्सीजन हो गए, लेकिन अब हाइड्रोजन के 4 हो गए, 2 दूनी 4, तो मैं यहाँ पे भी 2 लगा दूंगा। तो ये एक संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें देखो आप, अगर मैं इसके कुल परमाणुओं की संख्या लिखूं तो मेरे पास में होंगे 4 परमाणु, और ऑक्सीजन के परमाणुओं की बात करूं तो मेरे पास में 2, यानी यहाँ पे 4 परमाणु हाइड्रोजन के और 2 परमाणु ऑक्सीजन के, इनका परमाणु का अनुपात बता रहा हूं मैं। तो यहाँ पे पानी के मेरे पास में 2 अणु मिल रहे हैं, यानी अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को 4:2 में, और 4:2 का मतलब सरल भी इनको किया जा सकता है, अगर 1:2 उल्टा लिख दिया मैंने, 2 अनुपात अगर 1 ले लिया जाएगा तो ये मेरे पास में 1 बनेगा। यानी अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 लूंगा तो पानी का 1 अनुपात आएगा, इस अनुपात में ये बनेंगे, ये निश्चित है। अगर मैं जैसे ग्राम में बात करूं कि अगर मैंने यहाँ पे अगर यहाँ पे मेरा हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 ग्राम ले लूं मैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो यहां से लेना पड़ेगा 16, तो 2 का कितना होगा 32। अब ध्यान दो, अगर मैं 4 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा और 32 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा तो ये क्रिया करके मेरे पास में जो जल बनाएंगे वो 32 और 4 36, ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू हो जाएगा। ये ग्राम में आया। अब यहाँ अनुपात अलग आ गया, पहले परमाणुओं की संख्या का अनुपात था 2:1, लेकिन अब जो इनका अनुपात आ गया है वो 1:8 आ गया है। यानी अगर हाइड्रोजन का 1 वजन में द्रव्यमान की बात कर रहे हैं 1 और ऑक्सीजन का 8 लेंगे तो यहाँ पे अब ये कितने बन रहे हैं आप देख लो, 9 गुना, क्योंकि 4 से डिवाइड कर दिया अपन ने इनको, यानी 1:8 में जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया जाएगा तो ये पानी बनते हैं। अब पानी कितने ग्राम बनेगा ये भी अपने को पता लग गया है। इसी को समझने के 2 तरीके हो गए अपने पास में। पहला तरीका तो ये था कि इनकी परमाणुओं की संख्या कितनी है। पहली बात हमें ये जो अनुपात निकाला है ये परमाणुओं की संख्या का निकाला है, 1 नंबर की बात है। और दूसरे नंबर की बात है, हमने इसको ग्राम में भी हमने ले लिया है कि 4 ग्राम हाइड्रोजन लेंगे 32 ग्राम ऑक्सीजन लेंगे तो कितना पानी बनेगा। तो 2 तरीके से कहा जा सकता है। मोल हमें यही बात बताता है। तो अब मोल पे आते हैं हम। इस रासायनिक अभिक्रिया को मोल कैसे स्पष्ट करेगा। मोल 2 तरीके से कहेगा। पहला हम समझ लेते हैं कि अगर ये जो द्रव्यमान दिया हुआ है इसको हम ग्राम में ले लेते हैं तो वो 1 मोल होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान की तो 1 ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का होगा 32। तो अगर मैं यहाँ पे 16 लिखूंगा और कुल आ जाएगा 32। अगर मैं 32 ग्राम अगर मैं 32 ग्राम ऑक्सीजन लेता हूं इसका मतलब वो 1 मोल होता है। ये हमने द्रव्यमान के सापेक्ष में लिया है। 2 तरीके से हम इसको देखेंगे। अगर 32 ग्राम ऑक्सीजन है तो वो 1 मोल है। अगर जैसे मैं H2 की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 और यहाँ पे मेरे पास में 2 परमाणु है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी अगर मैं 2 ग्राम हाइड्रोजन लूंगा तो ये कितने मोल होंगे, 1 मोल के बराबर होगा। अब आपको कंफ्यूज हो सकता है कि ये तो 2 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, फिर भी मोल बराबर कैसे है, यहाँ पे भी 1 मोल यहाँ पे भी 1 मोल। जैसे पानी लूंगा मैं तो पानी का द्रव्यमान यहाँ पे 2 + 16 तो 18 हो गया। अर्थात अगर मैं 18 ग्राम पानी लेता हूं तो वो 1 मोल हो गया। ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम आणविक द्रव्यमान को या द्रव्यमान संख्या को ग्राम में ले लेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमने कहा मोल को संख्याओं में भी दर्शाया जा सकता है, क्योंकि यहां पर ने देखा था संख्या में भी दर्शाया जा सकता है और द्रव्यमान में भी। तो द्रव्यमान में कितने मोल होंगे ये हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा बात करते हैं संख्या में कि 1 मोल परमाणु है ये, यानी जैसे 18 ग्राम पानी के अणु हैं तो उसमें अणु कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है, क्योंकि वजन हम तोल सकते हैं कि 18 ग्राम पानी। अब इस 18 ग्राम पानी में कितने अणु होंगे पानी के, ये निकालना है। तो ये मानो 1 मोल के अंदर परमाणुओं की संख्या होती है 0.22 × 10⁻23।
ये संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी, एक बहुत बड़ी संख्या है 23, 10 की घात 23 है, तो जीरो लगाएंगे आगे। इससे अच्छा है हम यहाँ पे 10 की घात 23 कर दें। और ये ही संख्या है, इसी संख्या को कहा जाता है ये 1 मोल के बराबर है। इस संख्या को अगर मैं कह दूं कि मेरे पास में पानी के इतने अणु हैं तो वो 1 मोल है, और 1 मोल है तो वजन उनका 18 ग्राम होगा। अगर मैं बात कर दूं जैसे मेरे पास में 9 ग्राम पानी है, 9 ग्राम पानी है तो उसमें कितने मोल होंगे और कितने अणु होंगे हम ज्ञात कर सकते हैं। 9 ग्राम, इसका मतलब पहले हम मोल बदलेंगे कि मोल कितना है। 18 ग्राम में होता है 1 मोल, तो 9 ग्राम में कितना होगा 0.5 मोल होगा। और 0.5 1 मोल में इतना होता है, 0.5 में कितना होगा, तो इसको 0.5 से मल्टीपल कर दो तो ये संख्या आ जाएगी 9 ग्राम पानी में अणु कितने हैं, पानी के अणु। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हम एक उदाहरण से इसको ज्ञात करके भी समझ लेते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास में 48 ग्राम पानी है। अब इसमें दो बातें देखेंगे। इसमें हम ये देखेंगे पहली बात कि इसमें ऑक्सीजन के अणु कितने हैं, और दूसरी बात हम देखेंगे इसमें मोल कितने हैं। दो चीजें सीखेंगे अपन। द्रव्यमान यहाँ पे आ गया है पहले ही, तो द्रव्यमान से हम मोल और अणु दोनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। पहला हम देखते हैं अणु, सॉरी अपने को पहले मोल निकालना पड़ेगा। हमें मालूम है कि पानी का आणविक द्रव्यमान होता है 18। सॉरी मैं इसको सरल कर देता हूं ताकि ये अपने को आसानी रहे। और यहाँ पे मैं ले लेता हूं 54 ग्राम। 54 ग्राम मैंने पानी लिया, तोला, तोल के अपन कर सकते हैं 54 एक्यूरेट 54 ग्राम मैंने पानी लिया। उसमें मोल कितने हैं, तो एक पानी का अणु का द्रव्यमान होता है ये, तो 18 ग्राम में ले लूंगा तो वो 1 मोल के बराबर है। तो 54 ग्राम में कितने मोल होंगे, सीधे ही हम निकाल सकते हैं 54 भाग 18। तो यहाँ पे 18 या 54 यानी 3 मोल है। तो अर्थात अगर मेरे पास में 54 ग्राम पानी है तो उसमें मोलों की संख्या कितनी होगी, 3 मोल होंगी। अब मोल आ गए तो हमें ध्यान है अणु कितने होंगे, हमें ध्यान है 1 मोल के अंदर 6.022 गुणा 10 की घात 23 अणु होते हैं। तो 3 में कितने होंगे तो 3 गुणा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये अणुओं की संख्या, ये इतने अणु होंगे पानी के, यानी 54 ग्राम पानी में अणु इतने होंगे और मोल इतने होंगे। तो हम इनको 3 राशियां हो गई, एक मोल हो गया, एक अणुओं की संख्या, ये संख्या है अणुओं की संख्या हो गई, और तीसरा हो गया ग्राम। इन तीनों में एक रिलेशन है। अगर अपने को एक चीज कोई सी भी ध्यान है तो हम बाकी 2 चीजें ज्ञात कर सकते हैं। आपको मोल दे दे तो अणु कितने हैं और उसका वजन कितना होगा ये निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कह दिया पानी के 5 मोल है, 5 मोल, और किसके हैं, पानी के 5 मोल। अब बाकी 2 चीजें, अणुओं की संख्या कितनी है, तो इसको गुणा कर दो 6.022 गुणा 10 की घात 23, तो अणुओं की संख्या आ गई। और वजन कितना होगा, 5 मोल है, 1 मोल का होता है 18, तो यहाँ पे कितना होगा 18 बजे 90 ग्राम होगा। तो एक संख्या देते ही हम बाकी 2 संख्याएं आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये एक संख्या है, जैसे दर्जन के अंदर 12 होते हैं वैसे ही 1 मोल के अंदर ये एक फिक्स संख्या हो गई 6.022 गुणा 10 की घात 23। और इसी संख्या को एक और नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है अवोगाद्रो संख्या। अवोगाद्रो संख्या ये इंपॉर्टेंट हो गया। मोल है, उस संख्या को क्या कहा जाता है, एक नाम दे दिया, उसी को कहा जाता है अवोगाद्रो संख्या। तो ये था मोल।